हेलो हेलो हेलो, आरंभ सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। क्लब स्टडी पर आज आप अपने अभिषेक भैया यानी मेरे साथ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड परमिटिविटी को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चा आज आप जो है सीखने वाले हैं कि कैसे चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे आप सब जानते हैं कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रखा जाता है तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स काम करता है। तो ये इंटरेक्शन फोर्स में मीडियम की क्या डिपेंडेंस होती है आप सबको पता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा रखा था कि जो इंटरेक्शन फोर्स होता है बच्चा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो आज वही बात डिटेल में समझ वाले हैं कि कैसे ये इंटरेक्शन फोर्स मीडियम में डिपेंड करता है। मीडियम को चेंज करता हूं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो घट जाता है। इन सभी बातों पर डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं और इस पर बहुत अच्छे अच्छे बच्चा जो है न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को पढ़ने से पहले बोर्ड का एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आप सबके सामने क्लियर करना चाहूंगा। बच्चा जो बोर्ड का एक टॉपिक आता है कि द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हम सबने पढ़ रखा है, न्यूटन चाचा ने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा था। तो बच्चा पहले हम लोग जो है सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे और उसके बाद अपना प्यारा टॉपिक जो है परमिटिविटी बारे में पढ़ने आ रहे हैं। तो आइए मेरे साथ लगाना आप जो है सिमिलरिटी। हाँ, तो हम लोग जो है सिमिलरिटी सीखने जा रहे हैं किसके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स के बीच में सिमिलरिटी सीखने जा रहे हैं कि दोनों फोर्सेस के बीच में क्या सिमिलरिटी होने जा रही है। तो चलिए देखते हैं बच्चा जो है। अच्छा, हम सब लोगों ने अब से पिछले लेक्चर में क्या सीखा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। हमने सीखा हुआ था कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस की दूरी पे रखा जाता है तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग जो है एफ ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चा फॉर्मूला क्या ड्राइव कर रखा था, बाय द कूलॉम्स लॉ, एफ ऑफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज द इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट, Q1 Q2 is the charge on the charge particle और R is the distance between the charge particles। बच्चा ये तो हो गया था। अभी हम जब लोगों ने पिछले लेक्चर में कूलॉम्स लॉ को पढ़ा हुआ था। बच्चा ये क्या है आप सबने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ रखा है। काफ़ी सारे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे की बात हो रही है हाँ सीधी सी बात है, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो देखिए अगर आप सबको ग्रेविटेशनल लॉस के बारे में बात किया जाए तो आप सबने पढ़ रखा था, कूलॉम चाचा ने बहुत अच्छी तरीके से अपने ग्रेविटेशनल लॉ में बोल रखा है कि अगर अपने पास कोई भी दो मासिव बॉडी है, मतलब जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, द्रव्यमान प्रेजेंट हो, ये कैप ले लो और ये मार्कर ले लो, दोनों का अपना अपना क्या होगा, मास होगा। बच्चा तो उन्होंने बोल रखा था कि अगर कोई भी दो मासिव बॉडी है और इनको r डिस्टेंस के सेपरेशन पे रख दिया जाता है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। कैसा फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसका उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा था एफ ऑफ जी। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ ऑफ जी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कुछ तो सिमिलरिटी फॉर्मूला देख के ही समझ में आ रही होगी। देखो बच्चा एफ ऑफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या आने वाला है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर Q1 Q2 आया तो यहाँ पर m1 m2 आ रखा है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी, m1 m2 क्या है, मास ऑफ अ मासिव बॉडी। और बेटा R क्या है, R इज द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो भी हम लोग पार्टिकल ले रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस रखी गई है वो होने वाली है। सर सिमिलरिटी की बात हो रही है तो फिर लगे हाथ हमारी बात ले जाए। अरे भैया बिल्कुल जो है बहुत सिमिलर अच्छे बच्चे हैं आप जो है। चलिए देखते हैं। हाँ नहीं, उसके लिए बात नहीं करना अभी हम लोग को। क्या कह रहा है, बोथ फोर्सेस ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो दोनों फोर्स है बेटा, कौन कौन से, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होने वाला है, ये लाइंस पढ़ो बच्चा, क्या लिखा हुआ है, बोथ फोर्सेस ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले हैं। इसका मतलब बस इतना होने वाला है कि जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, जो दूरी होने वाली है, वो उन दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। बच्चा फिर से एक बार, बोथ फोर्सेस ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। भाई मान लो एक मिनट के लिए अपने पास दो चार्ज पार्टिकल आ गए। कौन कौन से आ गए, एक तो मैंने चार्ज पार्टिकल ये रखा है, बस एक मिनट
थोड़ा सा मार्कर मेरा जो है दे रहा है मुझको धोखा, इसको थोड़ा 2 मिनट एक मैं इसको पिला दूँ जल्दी से इंक। देखो हम लोग को दिया गया है, मान लो अपने पास जो है 2 चार्ज पार्टिकल हैं, कौन कौन सा, मैंने एक चार्ज पार्टिकल ये ले लिया है और एक चार्ज पार्टिकल को ये ले रखा है। इसको मैंने बोल दिया कि मिनट के लिए Q1 है अपना ये, और ये क्या बोल रखा है मैंने Q2 बोल रखा है। मान लो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो लिख रखी है मैंने R। क्या लिख रखी है? R। सबको पता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल F ऑफ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। मतलब मैं इनके बीच का स्क्वायर करूंगा, आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर आ गया, और उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा था 1/r स्क्वायर। कौन बोला था? कूलाम चाचा ने बोल रखा था कि एफ ऑफ इक्वल टू क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। और बेटा आप सबको पता है कूलाम चाचा ने यही बात बोल रखी थी। मान लो अपने पास 2 मासी बॉडी है, एक हो गया M1 और एक हो गया M2, इनके बीच का सेपरेशन मैंने क्या ले रखा है, R ले रखा है बच्चा। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होने वाला है F ऑफ G होने वाला है, ये भी बच्चा जो है R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो क्या सिमिलरिटी निकल करके आई कि नहीं आई? दोनों फोर्स, बोथ फोर्सेज ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। फर्स्ट पॉइंट हम लोग को क्लियर हुआ बच्चा। अगला देखो, बोथ फोर्सेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग ऑन द सेंटर। दोनों फोर्स केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर वर्क करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। बता जैसे आपको पता है Q1 और Q2 अगर बोथ फोर्स लाइक चार्जेस हुए तो दो थ्रू क्या करने वाले हैं, रिपेल करेंगे। लेकिन कैसे रिपेल करने वाले हैं? तो जैसा कि पिछले लेक्चर में सीखा हुआ था और यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा जो वर्क करेगा, ये इनके सेंटर टू सेंटर जो लाइन होकर जाएगी बच्चा, इसी लाइन पे काम करेगा। एफ ऑफ पी कैसे करने बनने वाला है कि द बोथ फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर। भाई इनके बीच में कौन सा फोर्स आया? ग्रेविटेशनल फोर्स आया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स कैसे क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग को डायरेक्शन बोलनी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा होगा बच्चा। अब यहाँ पे देखो M1 आ गया, M2 आ गया है, दोनों फोर्सेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में काम करने वाला है बच्चा? तो बोल रखा है कि along द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर, इनके केंद्र से होकर के जो भी लाइन पास हो जाती है, जो भी इनके जो है क्या दोनों के केंद्र से होकर के जाएगी, उसी लाइन पे काम करेंगे। कैसा काम करने वाले हैं? उनके लाइन पे काम करेंगे। इस फोर्स को मैंने बोल दिया एफ ऑफ जी। बहुत अच्छा यार। अगला देखो, बोथ फोर्सेस ओवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। दोनों फोर्स न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसरण करते हैं। न्यूटन चाचा आ गए हैं, जय हो न्यूटन बाबा की। भाई इन्होंने जो है तो पूरी फिजिक्स में काम कर रखा है। देखो न्यूटन सर ने बोल रखा था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना फोर्स अप्लाई करेगी, दूसरी बॉडी पहले बॉडी पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। भाई न्यूटन थर्ड लॉ, रिवर्स प्रोसेस ने क्या बोल रखा था कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहले वाली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी। जैसे ये चार्ज पार्टिकल Q2 पर मैग्नीट्यूड में जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करेगा, सेम मैग्नीट्यूड का Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे बात होने वाली है भैया M1 बॉडी M2 बॉडी पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने वाली है, M2 बॉडी M1 बॉडी पर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी। एग्जांपल में जैसे मैं हूं और ये मार्कर हो गया बच्चा, तो मेरा मास कुछ और, इसका मास कुछ और, डज नॉट डिपेंड। कूलॉम्स लॉ, सॉरी यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा। मैं जितना फोर्स इस मार्कर पे अप्लाई कर रहा हूँगा, उतना ये मार्कर मेरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये सारी बातें समझ आती है बच्चा। अगर देखो, बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। दोनों फोर्स कैसे होने वाले हैं? कंजर्वेटिव फोर्स हैं। आप सबको पता है कंजर्वेटिव फोर्स वही होते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन में काउंट कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, आगे चल के हम लोग जो है बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में। अच्छा, ये तो हो गई सिमिलरिटी। हम लोगों ने सिमिलरिटी को अच्छी तरीके समझा। जो भी दिक्कत आ रही बेटा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर से आपका क्लियर कराने वाले हैं। तो ये होगी सिमिलरिटी, जो कि बोर्ड का छोटा सा टॉपिक है, वो आ सकता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि मैं इसके डिफरेंसेस के बारे में बात कर सकूं कि भाई ये तो समानता हो गई है, अब इनके बीच में असमान चीजें क्या है वो समझते बच्चा। इसको नोट कर लिएगा।
अगर बात किया जाए डिफरेंस की कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होने जा रहा है बच्चा, तो भी काफ़ी सारे डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मैंने अभी जो आपको सिमिलरिटी बता रखा था, तो मैंने कहा था कि जो फोर्स होते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग को उसके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसा हम सब जानते हैं बच्चा, तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेकिन अब मास में तो ऐसा है नहीं कि कोई लाइक मास है अनलाइक मास है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं बच्चा। मास में एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी मासिव बॉडी होती हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि ये मार्कर मैं यहाँ पर इसी को दे रहा हूँ, जैसे कि मार्कर हो गया है और मैं हो गया हूँ, तो मैं अब इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ और ये मार्कर हमको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप हमको अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम दोनों के बीच में अट्रैक्शन सही चल रहा तभी तो लेक्चर चल पा रहा है यार। बहुत अच्छा है, ये अट्रैक्शन हमारे बीच में बना रहना चाहिए। तो बेटा पहला हम लोग को जो है डिफरेंस क्या मिलने वाला है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। कैसे होता है मैंने कुछ ना रखा है, जब लाइक चार्जेस होंगे तो कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। जैसे ही अनलाइक चार्जेस कैसा आ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। ओके, वेयर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बढ़िया, अगला देखो बच्चा, द इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड। बच्चा आज का टॉपिक तो हम लोग का यही है ना कि जब हम लोग जो है चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में प्लेस करते हैं, किसी माध्यम में रखते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, जो उनका इंटरेक्शन फोर्स होता है वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मीडियम को चेंज करते हैं। तो मतलब जो अच्छा एक छोड़ो, हम लोगों ने आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि कूलॉम चाचा ने बता रखा था कि जो एफ ऑफ ई होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो क्या होता है के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। बताइए के क्या है, मैंने वहां पे आपको बोल रखा था कि जो के होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या बोल रहा मैंने कहा था डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्या होता है बेटा, जो है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे निर्भर करता है। तो अगर के माध्यम पे निर्भर कर जाएगा यार, तो एफ ऑफ ई माध्यम पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। मतलब एक बात कंफर्म हो चुकी है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं ये माध्यम पे डिपेंड करते हैं, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो कांस्टेंट आता है, जो जी आता है बच्चा, इनका जो कांस्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर जो के आता है बच्चा, अपने पास जो के मिलता है वो तो हम लोग को मिलता है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और अगर बात किया जाए किसकी बच्चा, जो है एयर की बात करते हैं, तो बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 9 × 10⁹ होती है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की बात किया जाए, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की बात करते हैं तो ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है बच्चा। जी क्या होने वाला है, हर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हम सबको याद होगी बच्चा, कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होने वाली है, मैंने पिछले लेक्चर में बात किया हुआ था, आप मुझे कमेंट करने वाले हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन मतलब के की यूनिट जो है, बात किया जाए जो है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के की यूनिट क्या होने वाली है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तीसरा बचा, द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हम सब ने एक क्वेश्चन भी लगा के देखा हुआ था, और हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, आपको याद होगा व्हाट इज चार्ज में, तो वहां भी हम लोगों ने समझ रखा था कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड बच्चा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो में, उनके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा आता है। आपको पता है कि जो एफ ऑफ ई होने वाला है ये मच 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 ग्रेटर देन होता है एफ ऑफ जी से। आपको याद होगा जब हम लोगों ने इसका जो है रेशियो फाइंड किया था, एफ ऑफ ई बाय एफ ऑफ जी करके निकाला होता जो है, तो आई होप हम लोग को 2 × 10⁻⁻⁴
10⁻39 मिला हुआ था। इतने टाइम्स ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कौन सा बड़ा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है। कौन सा छोटा फोर्स है? किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फोर्स के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चा? छोटा फोर्स होता है। तो ये तो हो गया कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंस के बारे में बात कर लिया था। बोर्ड का छोटा टॉपिक है, बच्चों से पूछ लिया जाता है, तो आप जो है नोट्स बना रहे होंगे तो अच्छा प्यारे से आप लिख पाएंगे इसको जो है। चलिए आप इसको जो है नोट कर लेंगे, फिर रफ करते हैं, और रफ करने के बाद जो है हम लोग अपना बहुत प्यारा टॉपिक जो हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, जो हम लोग पढ़ना भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम क्या करता है, वो किस प्रॉपर्टी से जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स को कम या ज़्यादा कर पाता है। आज उसी के बारे में समझने जा रहे हैं। जो आपको परेशान करता है वो अब कभी नहीं करेगा, क्योंकि फिजिक्स अब यहाँ पे आप पढ़ते नहीं हैं, फील करते हैं बच्चा। तो चलिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, और मेरे साथ आप जो है अगली हेडिंग क्या लगाने वाले हैं? परमिटिविटी। बढ़िया, हिंदी मीडियम क्या करता है जो है? माध्यम की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आइए बच्चा लगाना हेडिंग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चा। तो जल्दी से बात करते हैं कि परमिटिविटी पहले तो कहाँ से ज़रूरत पड़ी हमको समझने की, और उसकी ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ने पर। हम सब ने पढ़ रखा था कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल, मान लो अपने पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 आ गया है और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 आ गया है, जिसको हम लोगों ने r डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखा हुआ था, तो हमने देखा कि कूलाम चाचा ने बताया था कि इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F ऑफ E होता है, वो कितना होता है? जी बिल्कुल, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है बच्चा। और अगर आप सबने पढ़ रखा था, आप सब जानते भी हैं कि वेयर बच्चा K क्या होता है? K इज अ इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है। बढ़िया। अच्छा, K को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चा? K को हम लोग जो है अनदर फॉर्म में लिखा जाता है, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, ये समझ में आ गया कि K क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है। कुछ लोग इसको कूलाम कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन K को हम लोग जो है अनदर फॉर्म में लिखा जाता है, वो भी जानते हैं। K को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है बच्चा? एप्सिलॉन क्या है? एक्चुअल में एप्सिलॉन को ही बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सिंबल को बोला जाता है एप्सिलॉन। जैसे आप सबका प्यारा सा चैनल क्लब स्टडी को रिप्रेजेंट किया गया है CS से, वैसे ही बच्चा जो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है ये बच्चा। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? जैसे आप सब जानते हैं, अगर किसी भी दो चार्ज पार्टिकल को Q1 Q2 को किसी भी मीडियम के बीच में रखते हैं, तो इनके बीच में क्या फोर्स काम करता है बच्चा? इनके बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करने लगता है। इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है। लेकिन जैसे ही हम इनके मीडियम को चेंज करते हैं, इनके फोर्स पे कुछ चेंजेस आते हैं। वो बाजा एक्सपेरिमेंट ये देखा गया बच्चा कि जब जब हम इनके मीडियम को चेंज करते हैं, इनकी परमिटिविटी को अलग अलग परमिटिविटी में रखते हैं, तो बेटा अगर इनकी परमिटिविटी बढ़ जाती है बच्चा, अगर इन मीडियम्स को जिनके बीच में आप रख रहे हो, अगर मीडियम की परमिटिविटी मतलब अगर जो है मैं एप्सिलॉन का मान बढ़ाता हूं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो F ऑफ E है बच्चा, वो कम हो जाता है। सर परमिटिविटी फोर्स कम, हाँ, परमिटिविटी मतलब क्या होता है? परमिटिविटी किसी माध्यम की प्रॉपर्टी है जो अपने फील्ड को क्या करती है? परमिट करती है कि जाओ और चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को तुम कम कर दो। भाई जैसे जैसे आप जो है अलग अलग मीडियम में ले जाके पार्टिकल रखोगे, जैसे जैसे उनकी परमिटिविटी क्या करो बढ़ाओगे, वो जा करके चार्जेस के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन फोर्स को कम कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, समझ गया यार, आप जो है सही पकड़े हैं। क्या हुआ जो है कि अगर कभी भी चार्ज पार्टिकल के बीच में आप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना चाहते हो, तब आपको जो है सबसे कम परमिटिविटी वाले मीडियम में आपको चार्ज पार्टिकल को रखना पड़ेगा। और बच्चा अगर आप सबको पता है कि जो परमिटिविटी होती है, अगर आप बात किया जाए जो मिनिमम परमिटिविटी है, क्या होती है? मिनिमम परमिटिविटी फॉर वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस की होती है। किसकी होती है?
अगर बात किया जाए किसकी, मिनिमम परमिटिविटी की बच्चा, तो जो सबसे कम परमिटिविटी होती है वो या तो जो है किसकी होती है, वैक्यूम की होती है, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं एयर या फ्री स्पेस की होती है बच्चा। और जो सबसे कम परमिटिविटी होगी मतलब परमिटिविटी नहीं है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एप्सिलॉन नॉट से। और हम लोग जो है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद कर रखें यार, कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और इसका बच्चा हम लोग ने मात्रा भी पढ़ा हुआ था, इसका मात्रा क्या होने वाला है, मैंने यहां लिख भी दिया है कि विच यूनिट इज कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर परमिटिविटी का मान एयर में मिनिमम हो गया बच्चा तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा एफ होगा वो तो मैक्सिमम वर्क करेगा। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ लगेगा बच्चा, अगर मैक्सिमम बात किया जाए तो मैक्सिमम किसके लिए होता है, मैक्सिमम फॉर या तो वैक्यूम में होगा, किसके लिए होगा, वैक्यूम में होगा, या फिर बच्चा जो है एयर में होगा, और या फिर अपना वही सब कुछ क्या आ गया, फ्री स्पेस में होगा। मतलब सीधी सी बात क्लियर हो चुकी है, अगर परमिटिविटी का मान कम तो चार्जेस के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा, और अगर परमिटिविटी का मान ज़्यादा तो चार्जेस के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, जो है कम हो जाएगा। ये तो हम लोग क्लियर हुआ कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। समझ में आया कि परमिटिविटी है कुछ नहीं, बस माध्यम की एक प्रॉपर्टी है जो कि अपने ही क्षेत्र को परमिट करती है कि जाओ चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर दो। बहुत अच्छा बच्चा, ये समझ में आ गया। लेकिन अब तो ऐसे कई सारे मीडियन होंगे, और अगर हमारे पास कई सारे मीडियन हैं तो हम लोग को जो है कैसे समझ में आएगा, कैसे हम सबकी अलग अलग, भाई ठीक है एक आध दो मीडियन की परमिटिविटी याद कर ली गई। एयर की परमिटिविटी क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, लेकिन बेटा ऐसे ग्लास आएगा, वाटर आएगा, कई सारे लिक्विड आने वाले हैं, तो उन सब की परमिटिविटी तो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो उनको समझने के लिए उन पे क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकें, इसके लिए बच्चा हम लोग को पढ़ाया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि इसके बाद हम लोग समझने जा रहे हैं। आप इसको नोट करना, फिर लगाना हेडिंग जो है रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चा अगर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो इसका नाम ही होने वाला है कि सापेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। अगर मान लो 1 मिनट के लिए हमसे पूछा गया कि द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एयर एंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इज। बच्चा अगर मान लो हमसे कहा गया है कि चार्ज पार्टिकल को एयर में रखा जाता है और उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, तो आप बोलने वाले हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल रखा कहा गया है एयर में रखा गया, तो मैं यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर देने वाला हूँ कि एफ ऑफ ए इक्वल टू के क्या होता है बच्चा, पूरा मान लिखो इसका 1/4 पाई। अच्छा कहाँ रखा गया, एयर में रखा गया है, तो एयर में परमिटिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कब हो गया है, जब हम लोग जो है चार्ज पार्टिकल कहाँ रखते हैं, इन एयर रखा जाता है। अगर हमसे कहा गया है मान लो 1 मिनट के लिए कि चार्ज पार्टिकल को किसी भी मीडियम में रखा गया है भाई, तो उनके बीच में क्या काम करें, उनके बीच में भी इंटरेक्शन फोर्स काम करेगा, और तब इंटरेक्शन फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं एफ ऑफ एम से। मतलब द इंटरेक्शन फोर्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल व्हेन पार्टिकल्स इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम। तो एफ ऑफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। व्हाट इज द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बच्चा एप्सिलॉन क्या होता है, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता होती है। अगर ये किसी मीडियम की वैद्युतशीलता, यहाँ पे पर्टिकुलर मीडियम पता था एयर, तो मैंने इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर हम लोग को मीडियम है एम, तो मैंने एम से दिखा दिया बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कब का है, जब चार्ज पार्टिकल को किसी भी माध्यम में रखा गया हो, तो इन एनी मीडियम, जब चार्ज पार्टिकल को किसी मीडियम में रखा गया हो। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया बच्चा। हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय 2। बच्चा काम करो, 1 को 2 से डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा कि एफ ऑफ ए बाय एफ ऑफ एम इक्वल टू, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बचा Q1 Q2 से क्या हो गया, Q1 Q2 गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया बच्चा।
4 पाई से 4 पाई गया, हम लोग को बचे क्या 1 बाय एप्सिलॉन m। अरे यार कर पाओगे ना, ये एप्सिलॉन m कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब जरा ऊपर देखो बच्चा, द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता, एंड द परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता तथा एयर की वैद्युशीलता का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी कहने वाले हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा किससे, जो है ER से, ER बाय EM बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चा जो है ध्यान देखा जाए तो EM बाय एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाएगा, EM बाय E नॉट इक्वल टू ER। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि किसी भी माध्यम की जो वैद्युशीलता होती है वो एयर के रेस्पेक्ट में उस माध्यम से कितनी गुना है, इसी बात को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से एक बार मैंने क्या कहा, अगर आपसे पूछे किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता क्या है तो सब नहीं याद करना है, बस अब ये याद करना है कि एयर के रेस्पेक्ट में, वायु के रेस्पेक्ट में किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता कितनी गुनी है। अगर ये बात पता चल गई तो हम लोग जो है उस माध्यम की वैद्युशीलता को अच्छी तरीके से बता देंगे बच्चा। अच्छा अब यहाँ देखना जरा, हम लोग बोल सकते हैं इसको जो है कि F ऑफ A बाय F ऑफ M इक्वल टू EM बाय एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, ER। बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, F ऑफ A इक्वल टू ER F ऑफ M। मतलब किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता, किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता एयर के रेस्पेक्ट में जितनी ज़्यादा गुना होगी उस माध्यम पे लगने वाला फोर्स उतने गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे भाई, यहाँ से देखना, हम लोग बोल सकते हैं F ऑफ M इक्वल टू FA बाय एप्सिलॉन नॉट R। ये आया कि नहीं आया, रिलेटिव परमिटिविटी, किसी भी माध्यम में चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स एयर पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स से उस माध्यम के रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चा, कम होने वाला है। समझ में आ गया है, यही तो हम लोगों ने अभी जब परमिटिविटी पढ़ा हुआ था तो वहाँ पे इसी बात समझा हुआ था, किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता जो होती है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन फोर्स को कम कर देती है। बहुत अच्छा, ये हम सब समझ चुके हैं। तो एक काम करना, आप रिलेटिव परमिटिविटी को नोट कर लें और नोट करके हम लोग जो है एक दो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करने वाले। नोट करिए इसको जरा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को स्क्रीन पे दिए गए हैं, हम लोग को इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, बाकी सारी क्वेश्चन जो है आपको दिए जाते हैं ताकि आप इसको लगा सके बच्चा। क्वेश्चन क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज, किसी आपसे कहा गया है कि अपने पास कोई वाटर है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई है, 81 आ गई है। तो हम लोग को जो है परमिटिविटी ऑफ द वाटर फाइंड करना है। बच्चा आपको याद होगा किसी भी माध्यम की जो वैद्युशीलता होती है EM होने वाला है वो रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। हमसे कहा गया कि आप जो है मुझे वाटर की वैद्युशीलता, वाटर की परमिटिविटी बताओ, तो क्या मुझे जो है वाटर के रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव परमिटिविटी दी गई नहीं दी गई, तो दी गई बच्चा। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 81, तो आप बोलोगे 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट वाली कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अगर यूनिट की बात करें तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे हम लोग कर डालने वाले हैं। मतलब अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो मैं किसी भी माध्यम की वैद्युशीलता बता सकता हूं। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या मुझे यहाँ पर जो है ग्लास का और यहाँ पे कोई लिक्विड है, क्या इन सब की जो है रिलेटिव परमिटिविटी का मान दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया है। तो क्या मैं इन सब का जो है इन सभी माध्यम की वैद्युशीलता को बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो बेटा आप, मैंने पहला वाला कर दिया है, आप इन दोनों को मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे ट्राई किया जाए या फिर इनका आंसर कैसे आने वाला है। मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को कमेंट कर दीजिए। और फिर जो है बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर, वो बात करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्या होगा वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। आज हम लोग जो है पर्टिकुलर लेक्चर बना रखा था परमिटिविटी के बारे में, तो वो हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया बच्चा। अगला लेक्चर जो आपके ऊपर आने वाला है वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। वहां पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि अगर एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो कैसे एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, इस टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए
इसको लेक्चर को अच्छी तरीके से आप समझा है, बहुत अच्छी बात है। आप इसके लिए प्रॉपर नोट बनाइएगा, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो भी आपसे पॉसिबल हो सकें आपके बुक में दिया गया हो या फिर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं वहां पर कहीं से भी आप जितने क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बच्चा क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए ताकि हम लोग जो है अपने नए लेक्चर में नए टॉपिक नए एनर्जी के साथ मिल सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, पढ़ते रहिए भैया, पढ़ते रहिए।